everyone, it's me Vinny and you guys are watching on Learning for Life. Well, it is the part 2 of class 10th ICSE Chemistry, chapter number 10, nitric acid. तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे पहले मैंने फ्लो चार्ट क्रिएट कर दिया है ताकि समझना इजी हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है। बाकी फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने चार बेसिक मेन चार चीज़ें पढ़नी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी, एसिडिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन एक्वारिजिया। अब यहाँ पे जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने फर्दर चार चीज़ों में डिवाइड किया है, दैट इज वो किसको कौन से कलर में टर्न करता है, reaction with alkalis, reaction with carbonates and bicarbonates, and lastly action with metallic sulfides and bisulfides। वैसे ही यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है इन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्शन ऑन नॉन मेटल्स एंड एक्शन ऑफ मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का एक ही ऑब्जर्वेशन आती है इसलिए हमने उसको वहां पे छोड़ दिया है। एक्शन ऑन मेटल्स को हमने फिर फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर एक पॉइंट है पैसिविटी, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वेरी डिल्यूट ऑलमोस्ट 1% नाइट्रिक एसिड। तो ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इनके साथ ही साथ और क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, दैट इज यूजेस ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड के यूजेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों को जो जो मैं पढ़ाऊंगी वो समझ आएगा। अगर बिटवीन द लेक्चर कहीं पे भी कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू ऑल योर कमेंट्स, राइट। तो अब डिस्कस करते हैं हमारा चार्ट। ओके, तो अगर आपको याद हो इस टेबल में सबसे पहले हमने क्या पॉइंट लिखा था, हमने लिखा था सबसे पहला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट था हमारा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है ये पढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मतलब नाइट्रिक एसिड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब बात सुनो, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए, द प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल। तो क्या है, अनस्टेबल है प्योर नाइट्रिक एसिड। प्योर जो है नाइट्रिक एसिड दैट इज अनस्टेबल टू हीट और सनलाइट, ठीक है। अनस्टेबल टू हीट, ट्राइंगल मीन्स हीट एंड सनलाइट। क्या हो जाता है, इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इट डिकम्पोज करके क्या देता है, एक येलोइश ब्राउन गैस देता है, ठीक है। तो येलोइश ब्राउन गैस देता है जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हमें यहाँ पे देखा NO2 गैस। यहाँ सोल्यूशन येलो कलर का सोल्यूशन होगा और 10 नाइट्रिक एसिड 100% जनरली हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला इक्वेशन 4HNO3 विद हीट या सनलाइट से हमने कहा, तो दिस विल गिव अस 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो ये दिस विल बी आर रिएक्शन। अब आगे बात की जाए तो कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो डिकम्पोज होता है इवन एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये तो हीट वाला है लेकिन अगर सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पे ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो इवन एट रूम टेम्परेचर जब सनलाइट की प्रेजेंस हो, ठीक है। और साथ ही साथ द नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन बॉटल्स टर्न्स येलो। तो जो बॉटल में स्टोर किया हुआ नाइट्रिक एसिड है वो कौन से कलर का हो जाता है,
येलो कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये HNO3 में आ जाती है, तो इसकी डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर करते हैं इन कलर्ड बॉटल्स। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम्स में, दैट व्हाई नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल्स, बिकॉज इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। ठीक है, यहाँ डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इवन एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन काफी बारी एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दिस इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमारा इतना खत्म हो जाता है। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज, लेट मी शो यू, प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये हमने पहले भी आपने फ्लो चार्ट में देखा होगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड है एक, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। अब मोनोबेसिक एसिड होता क्या है? मोनोबेसिक एसिड इज दैट एसिड which is able to release one hydronium ion in the solution. So monobasic acid वो वाला acid है that is able to release one hydronium ion in the acid। ठीक है, इसे हम कह लेंगे हमारा मोनोबेसिक एसिड। अब इसकी क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज HNO3, दिस इज आर नाइट्रिक एसिड। ये डिकम्पोज होगा और दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और ये हमें देगा हाइड्रोनियम आयन एंड NO3। ठीक है, अब दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और अब देखो जो HNO3 है ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन और क्या देता है हमें, हाइड्रोजन आयंस। इसी हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस से हम इसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। अब ये जो मोनोबेसिक एसिड है उसके बारे में बात करेंगे। इट टर्न्स, जो मैंने लिखा था इट टर्न्स, अब इसकी चार जो डिविजन्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट टर्न सबसे पहले तो ब्लू लिटमस रेड, क्यों? क्योंकि दिस इज एसिडिक, तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। अब जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में कर देगा और लास्ट में फेनोक्सिलिन को चेंज कर देगा, रिमेन्स कलरलेस। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दिस विल रिमेन कलरलेस। तो ये चीजें तीन आएंगी इन इट टर्न्स में। अब इन इट टर्न्स के बाद हमारा एक और टॉपिक आता है दैट इज रिएक्शन विद एल्कलीज। तो इसका रिएक्शन विद एल्कलीज के बारे में बात करेंगे। अब जो नाइट्रिक एसिड है वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट करेगा। एल्कलीज क्या होती हैं, जो कि बेसिक इन नेचर है मोस्टली, सो नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज, ये हमने बात की थी। लेकिन एल्कलीज क्या है, न्यूट्रलाइज करेगी एक सॉल्ट सॉल्यूशन को। तो हमारे पास एल्कलीज आ गई जैसे पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड इज अ वेरी नाइस एल्कली, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे जो है वो एल्कलीज हैं। अब ऐसी एल्कलीज जो हैं, ठीक है, तो जो नाइट्रिक एसिड है ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, neutralizes alkalis to form salt solution। ओके, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो एल्कलीज को न्यूट्रलाइज करेगा टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशंस। और सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एक और चीज बताएगा, यहाँ पे देगा वाटर। तो इसका मतलब आपका रिएक्शन बहुत इजीली आप कर सकते हो। जस्ट आपको ये वाली लाइन याद करनी है कि इट न्यूट्रलाइजेस द एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर।
अब ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है और वाटर है, तो all metallic oxides and hydroxides react with nitric acid to produce soluble salts. तो एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ले लेते हैं हमारा K2O पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हमने डाला HNO3, तो KNO3 प्लस H2O, मीन्स इसको यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है। So this is how you are going to do all your reactions टाइम किसी मर्जी चीज से आ जाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है CuO प्लस HNO3, तो ये क्या देगा हमारे पास CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे बाय अप्लाइंग 2। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड, तो ZnO प्लस HNO3 ZnO3 ट्वाइस प्लस H2O, और इसको बैलेंस करेंगे बाय अप्लाइंग 2 हियर। ऐसे ही और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अब ये थे ऑक्साइड, अब हम ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो NaOH प्लस HNO3, तो इट विल गिव्स NaNO3 प्लस H2O, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे हमारे फेरस हाइड्रोक्साइड की FeOH ट्वाइस प्लस HNO3, it will give FeNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब इसकी अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो इट विल बी वेरी इजी, यहाँ पे जो H2O बना है उसके आगे 3 लगा देंगे हम लोग, और इसके आगे भी 3 लगा देंगे। अब फेरस हाइड्रोक्साइड के अलावा हम एक और ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका भी सेम आएगा 3HNO3 gives MgNO3 twice plus 3H2O. This is the reaction of nitric acid with alkalis. तो क्या वो दे रहा है हमें, हमें दे रहा है वो एक सॉल्ट प्लस वाटर, और सॉल्ट क्योंकि हमने क्या सा यूज किया, नाइट्रिक एसिड दिया, तो नाइट्रेट्स बनेंगे हमारे सारे सॉल्ट सॉल्यूशंस जो बनेंगे, दैट विल बी नाइट्रेट्स। अब बात करते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स और रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, तो उसके बाद हमारी एसिडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट होंगी। तो यस, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हम कार्बोनेट्स और सल्फाइड को दोनों साइड बाय साइड करने वाले हैं, तो अगर तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अगर सल्फेट्स और सल्फाइड से तो आपको मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप कर रहे हो रिएक्ट विद कार्बोनेट्स तो आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर सल्फाइड्स के साथ या सल्फेट्स के साथ हो रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये चीज याद रखोगे तो आपके रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब क्या हो रहा है, जब नाइट्रिक एसिड कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमें मिलेगा सॉल्ट, सेम वाटर, और एक जो चीज मैंने बताई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये तीन आपको चीजें पता है कि ये तीन चीजें मिलनी है, तो आप किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करवा सकते हो। हम लेंगे 4 एग्जांपल। सबसे पहले CaCO3 प्लस हमारा नाइट्रिक एसिड विच विल गिव सॉल्ट, तो CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है।
तो दिस इज हमारा पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे HNO3। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे ही अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं Na2CO3, ठीक है, तो हमारे को मिलेगा प्लस, इसको हम पहले नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा NaNO3, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो इसको बैलेंस कर लो पहले, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही एक लास्ट कराएंगे कॉपर कार्बोनेट के साथ CuCO3 के साथ, प्लस HNO3 हम प्लस करेंगे इसके अंदर, तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे CuNO3 ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। एक चीज कॉमन है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, दैट वाज कार्बोनेट के बाइकार्बोनेट साथ इरप्ट करवाने वाले हो रिएक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मैंडेटरी। अब बात करेंगे हमारा एक्शन विद मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। तो ये था कार्बोनेट्स वाला, अब मेटालिक सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स की बात करते हैं। सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब जब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमारे पास SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बिकॉज पिछली बारी हमारे पास कार्बोनेट्स थे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी, अब इस बारी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। बाकी दो चीजें हमारे सॉल्ट प्लस वाटर सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके भी हम 3 रिएक्शंस करने वाले हैं। पहला होगा पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा कॉपर सल्फेट, एंड तीसरा जो हम करने वाले हैं दैट इज कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग द रिएक्शंस विद, साथ में सबके साथ हम क्या डालेंगे HNO3, ठीक है, और क्या करेंगे हम साथ में, इसको क्या क्या बनेगा, तो मैंडेटरी चीजें हम पहले लिखने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्ट्स के लिए जगह छोड़ देते हैं हम लोग। सबसे पहले बनेंगे वाटर सब में, और क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब बात करते हैं हमारे सॉल्ट्स की। सबसे पहले में जो सॉल्ट है दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, ऑब्वियसली, तो पोटेशियम नाइट्रेट हम बनाएंगे। दूसरे में कॉपर, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, और तीसरा जो है हमारा दैट विल बी कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, CaNO3 ट्वाइस। दिस इज द रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब बात करने वाले हैं रिएक्शन, हमारी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो गई हैं, अब स्टार्ट करेंगे हम विद हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में क्या चीज है वो बात करने वाले हैं। हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद नॉन मेटल्स एंड मेटल्स पढ़ना है, पर उससे पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो विग्रसली ऑक्सीडाइज करेगा, सो ऑक्सीडाइजेस, क्या क्या ऑक्सीडाइज करता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है हाईली, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ साथ ऑर्गेनिक को भी कर देता है, मतलब चारों चीजें, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हर चीज को ये ऑक्सीडाइज करेगा, और ये इटसेल्फ अंडरगो क्या करता है, रिडक्शन, मतलब इनमें ऑक्सीडेशन होती है, इसमें क्या होगी, रिडक्शन इन इटसेल्फ, मतलब HNO3 जो है वो खुद रिडक्शन में जाएगा, और रिडक्शन में जाके हमें क्या मिल जाता है, कभी NO मिलता है, कभी NO2 मिलता है, कभी N2O मिलता है, तो कुछ भी मिल सकता है, खुद रिडक्शन में जाता है क्योंकि ये लोग,
ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिपेंड करता है एसिड की कंसंट्रेशन पे और उसके टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे हम करवा रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। साथ ही साथ अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है इसकी नाइट्रिक एसिड की, दैट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द नाइट्रिक एसिड। अब वो बताते हैं नेसेंट ऑक्सीजन आती कहाँ से है। तो सबसे पहले जो हमारा HNO3 है, ये जो है ये हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाता है, या इसे कंसंट्रेटेड को ऐसे ही डिकम्पोज करो तो आपको मिलेगा NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। या दूसरा भी ट्राई करें, दो तरीके के रिएक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास NO2 मिला है और जब हमारे पास कंसंट्रेटेड हो, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं डाइल्यूट वाला लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास NO ही मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज क्या अनस्टेबल होता है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नाइट्रिक, ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल कि इसका रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की जब बात आती है तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है नहीं है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो मेटल्स में होता है। नॉन मेटल्स में ये सिंपली कंसंट्रेटेड एसिड ही लेना होता है हमने, और आप इसे दो नॉन मेटल्स से हम करने आने वाले हैं, एक होगा कार्बन और एक होगा सल्फर। ठीक है, तो इसमें हमने कंसंट्रेटेड एसिड लेना है प्लस HNO3 डालना है, कौन सा वाला, कंसंट्रेटेड वाला, दोनों में। और दोनों में क्या क्या मिलेगा, एक मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। तो ये भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस NO2। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। तो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स में कार्बन और सल्फर के साथ जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास दो बेंडेड चीजें वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलनी ही मिलनी है, साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। सो एक क्वेश्चन आ भी सकता है, गिव एन इक्वेशन where you are preparing a volatile acid from a non-volatile acid। तो ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोस्कोपिक वर्ड भी यूज किया हो सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है दैट इज अ नॉन वॉलेटाइल एसिड, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज अ वॉलेटाइल एसिड। ठीक है, अब बात करेंगे एक्शन ऑन मेटल्स। ये तो था नॉन मेटल्स का, यस नॉन मेटल्स का यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे इसके आगे आपको नॉन मेटल्स मेटल्स का करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही आपका रिएक्शन क्या है खत्म हो रहा है। लेकिन मेटल्स की जहाँ तक बात करें, मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेटल्स को फर्दर 4 पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया है। एक है पैसिविटी, पैसिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। एंड देन जो दूसरी बात है दैट इज हमारा हॉट एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड या हॉट एंड डाइल्यूट या 1% डाइल्यूट। तो ये हम सारे बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट के बारे में। तो ए पार्ट आ जाएगा कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रेट्स बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी हमें, तो नाइट्रेट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, साथ में ही हमें वाटर भी मिलेगा। तो इसको हम 3 मेटल्स के साथ करवाने वाले हैं, दैट इज
कॉपर, हमारा जिंक और आयरन। साथ में हम सब में डालेंगे HNO3। और ये याद रखना है कि कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 डालना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स मिलेंगे, जैसे कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, फिर जिंक नाइट्रेट मिलेगा हमें, साथ ही साथ हमें मिलेगा यहाँ पे फेरस नाइट्रेट। ओके, अब इसके साथ साथ हमें क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है और नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO मिलने वाला है सब में। तो दिस इज विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एसिड्स। नंबर 2 की बात करें तो अब हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या हॉट डाइल्यूट। तो या तो आप कंसंट्रेटेड यूज कर रहे हो बी पार्ट में या हॉट डाइल्यूट यूज कर रहे हो, तो एनीथिंग यू कैन यूज। तो इसमें भी हाँ, तो सेम हम लेंगे कॉपर, जिंक, फेरस, ठीक है। साथ में हम क्या ऐड करने वाले हैं, नाइट्रिक एसिड सब में। और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें एक तो H2O मिलेगा और क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो हमने पीछे पढ़ा था NO नहीं मिलेगा, NO2 मिलेगी यहाँ पे, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दैट इज अ रेडिश ब्राउन गैस। और यहाँ पे हमारे जो सॉल्ट है बेसिकली वो बनने वाले हैं, तो वो जो सेम सॉल्ट्स बनेंगे, जैसे कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट, फिर फेरस नाइट्रेट, सेम सॉल्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं ऊपर से। ओनली डिफरेंस इसमें और इसमें सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का है, ठीक है। उसके बाद हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिविटी, ठीक है, पैसिविटी। यस, नाउ पैसिविटी। अब पैसिविटी होती क्या है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पैसिविटी का टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, नो मैटर व्हाट, आता ही आता है, ठीक है। तो ये जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली थिन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली थिन लेयर। थिन लेयर किस चीज की, थिन लेयर ऑफ हमारा मेटल ऑक्साइड, मतलब ऑफ इनसॉल्युबल metal oxide which further stops the reaction, ठीक है, which stops the reaction, इसे हम कहते हैं पैसिविटी, ठीक है। जब हमारे मेटल ऑक्साइड की, इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड की एक लेयर ऑन द टॉप बहुत पतली सी बन जाए, जिससे अब फर्दर रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, दैट इज नोन एज पैसिविटी। अब पैसिविटी कौन से मेटल्स में हो सकती है, दैट इज आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो ये 4 ऐसे हमारे मेटल्स हैं जिनमें पैसिविटी हो सकती है, और ये पैसिविटी कब होती है, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, ट्रीटेड विद प्योर कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। यहाँ पे हमारा पैसिविटी वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। और पैसिविटी लास्टली बात करें तो कैसे रिमूव की जाती है, रिमूवल, तो यहाँ तो रबिंग, सैंड पेपर ले लो, ठीक है, सैंड पेपर को रब करो उसके ऊपर तो वो उतर जाएगी मेटल ऑक्साइड की लेयर, फिर उससे आप कर सकते हो, या ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ अगर आप ट्रीट कराओगे तो हो सकती है पैसिविटी फिनिश। उसके साथ साथ जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसे हम टिपिकल एसिड यूज कंसिडर करते हैं एज अ टिपिकल एसिड, तो ये आपको याद रखना है। तो डाइल्यूट HNO3 जो है वो हमारा टिपिकल एसिड है। अब साथ ही साथ हमें बात याद रखनी है कि इसे टिपिकल एसिड सिर्फ मेटल्स को छोड़ के ये टिपिकल एसिड है क्योंकि ये हाइड्रोजन को नहीं लिबरेट करता। इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा, इसलिए इसे हम टिपिकल एसिड कहेंगे। क्योंकि क्योंकि हाइड्रोजन को ये लिबरेट क्यों नहीं करता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जो हमारी नेसेंट क्लोरीन बनी, नेसेंट ऑक्सीजन बना था, ऑक्सीजन को H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू गिव वाटर, ठीक है। दैट इज वाई जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दैट इज द ओनली रीजन कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करता। अब लास्ट टॉपिक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दैट इज हमारा 1%, very dilute, about 1% एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो क्या हो रहा है जब वेरी डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं हम लोग, वेरी डाइल्यूट, और ये कितनी कंसंट्रेट है इसकी, ऑलमोस्ट 1% की कंसंट्रेशन है, सिर्फ 1% हमारा एसिड है, बाकी सारा जो है वो पानी है इसके अंदर। तो जब डाइल्यूट वाला लेंगे तो it reacts with magnesium and manganese at room temperature, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। रिएक्ट भी रूम टेम्परेचर पे कर रहा है और यहाँ पे हमको देगा हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रेट्स। तो ये हमें क्या देने वाला है, नाइट्रेट्स और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट्स प्लस H2 गैस मैं लिख रही हूँ। अब ये जो एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है और एसिड बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वाटर नहीं मिलेगा यहाँ पे हमें। और इसके लिए हम इसका लिख देते हैं रिएक्शंस, जो किया है हमारा मैग्नीशियम प्लस HNO3 प्लस करेंगे पहले, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा यहाँ पे हमें MgNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। ऐसे ही मैंगनीज में भी HNO3 यूज करेंगे तो मैंगनीज नाइट्रेट मिलेगा प्लस H2 गैस जो है वो हमारे पास लिबरेट हो जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की, दैट इज हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर देन वी विल बी, यस। सो ये जो अब हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज रिएक्शन एज एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया के हिसाब से क्या एक्शन है। अब एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा मीन्स वाटर, रीजिया मीन्स रॉयल, तो रॉयल वाटर। अब concentrated nitric acid 1 part, HNO3 1 part यूज करेंगे, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl 3 parts, ठीक है, 3 parts। तो ये हमें क्या देगा, एक्वा रीजिया। ये सेम चीज हमने हमारे चैप्टर HCl में भी पढ़ी थी। और अब ये जो एक्वा रीजिया है ये मिलेगा और ये हमें क्या देगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस नेसिल क्लोरीन। तो HNO3 एंड HCl, HCl हमें नहीं लेने क्योंकि 3 पार्ट्स हैं,
तो इट विल गिव नाइट्रोसल क्लोराइड प्लस H2O प्लस नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, सो दिस इज आर एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारा ऑक्सीडाइज करके क्या बना रही है, क्लोरीन कर रही है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे कैसे रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। नाइट्रिक एसिड ने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके सिर्फ नेसेंट क्लोरीन बना दिया, इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और जो ये मिक्सचर ऑफ एक्वा रेजिया है, लाइक जो ये नेसेंट क्लोरीन है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, एक्सेप्ट टू मेटल्स दैट इज गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो हम बस वही रिएक्शंस करवाने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लैटिनम Pt और गोल्ड Au प्लस करवाएंगे नेसेंट क्लोरीन हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल गिव अस यहाँ पे PtCl4 जो कि प्लैटिनम क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड, दोनों चीजें सेम मिलेंगी, दोनों के क्लोराइड मिलेंगे, तो AuCl3, तो प्लैटिनम क्लोराइड और गोल्ड क्लोराइड। इसी के साथ हमारी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो फिनिश होती हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की एंडिंग के टुवर्ड्स। चैप्टर में सिर्फ दो चीजें रह चुकी हैं, दैट इज यूजेस एंड टेस्ट। अब यूजेस में जो एक हमारा यूजेस है वो तो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, बिकॉज यूजेस आर इजी। यूजेस बहुत छोटा सा टॉपिक है और खत्म करते हैं इन्हें फटाफट। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेस्ट, और टेस्ट थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकते हैं, सो इट विल टेक अस almost 10 to 15 minutes to complete the chapter now. Just give me a second. Yes. So बात करेंगे uses की। तो सबसे पहला यूज टू etch designs on copper and bronze। तो कॉपर और ब्रॉन्ज पे डिजाइंस को etch करने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड को। और इसका रीजन क्या है कि नाइट्रिक एसिड ही क्यों डिजाइंस को etch करने के लिए कॉपर पे ब्रॉन्ज पे यूज होता है। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, बिकॉज जो एसिड है वो रिएक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स के लिए जो हमारा एसिड है वो रिएक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। नंबर 2 यूज है प्यूरिफाई गोल्ड। गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि गोल्ड जो है उसमें कई बार कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर, इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और नाइट्रिक एसिड जो है वो इन सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम वी आर लेफ्ट विद हमारा प्योर गोल्ड। फिर तीसरा आता है एक्ट एज अ रॉकी डिफ्यूज ऑक्सीडेंट। और इसे ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चौथी बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को बनाने में काम आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। जैसे आप ले लो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट है वो ज्यादा बन सकता है, और नाइट्रोचॉक हो गया। नाइट्रोचॉक क्या होता है, नाइट्रोचॉक इज द मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर रहेगा उसे हम कहेंगे नाइट्रो चौक। तो नाइट्रो मतलब अमोनियम नाइट्रेट और चौक मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आ जाता है बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, दैट इज CaO डॉट CaNO3 ट्वाइस। तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा हमारा, और बेसिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे साथ में ऑक्सीजन की एडिशन है, CaO है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और इसकी हेल्प क्यों करता है, क्योंकि ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेजिया। जैसे गोल्ड और प्लैटिनम को वो अपने अंदर डिसॉल्व करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वा रेजिया। वैसे नॉर्मली जो नाइट्रिक एसिड है वो गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व नहीं करता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में बात करें तो एक्सप्लोजिव
के मैन्युफैक्चर में काम आता है। एक्सप्लोजिव जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटुलीन की में काम आता है। सिंथेटिक फाइबर्स की मैन्युफैक्चर में काम आता है, लाइक आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन हो गया, सेल्यूलाइड हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, फोटोग्राफिक फिल्म होगी, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन में काम आता है। फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स, पोटाशियम, अमोनियम, सिल्वर, इन सब की फॉर्मेशन में आता है। नाइट्रेट्स ऑफ मतलब पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इन सब की प्रिपरेशन में काम आता है। एंड लास्टली डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, इन सब की मैन्युफैक्चर में काम आता है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड हमारा नाइट्रेट्स। तो सबसे पहले तो डीकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा है, इट गिव्स रेडिश ब्राउन या येलोइश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हीटिंग पे तो ये हमें पता लग गया। नंबर 2 इज नाइट्रेट्स, सारे नाइट्रेट्स एक्सेप्ट हमारे पोटाशियम, सोडियम और अमोनियम, ये तीन अमोनियम, पोटाशियम, सोडियम, इन तीनों नाइट्रेट्स के अलावा बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो रेडिश ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेप्ट हमारा सोडियम, अमोनियम एंड पोटाशियम, इन तीन के अलावा, क्योंकि इनकी डिकम्पोजिशन नहीं देती इन सबको। ठीक है, ऑन एडिंग कॉपर टू नाइट्रिक एसिड और एसिडिफाइड नाइट्रेट्स, तो एसिडिफाइड नाइट्रेट्स मतलब एडिशन ऑफ एसिड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में भी है, जब हम वाटर को एसिड रिलेटेड वाटर यूज करते हैं तो वाटर में हम एसिड का मिक्सचर करते हैं, वैसे ही नाइट्रेट को एसिड में डालना है आपने। तो रेडिश डेंस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और कॉपर ऐड करेंगे हम नाइट्रेट में या नाइट्रिक एसिड में। फिर ब्राउन रिंग टेस्ट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन योर सिलेबस। तो सिंपली क्या करना है, आपने इसका प्रोसीजर नहीं पढ़ना होता यूजुअली, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर आपको नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नाइट्रिक एसिड डाल रहे हो दैट शुड नॉट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे जब नाइट्रेट में या नाइट्रिक एसिड में, तो ड्रॉप वाइज नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हम उसे टिल्टेड मेथड से डालते हैं। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन क्या बनेगा। तो रिएक्शन विल बी, हमारा FeSO4 यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, FeSO4 यूज करेंगे, प्लस हम यहाँ पे H2SO4 यूज करेंगे, H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे HNO3। तो जब ये तीनों चीजों को हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास मिलेगा फेरस सल्फेट, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट प्लस वाटर प्लस NO। ठीक है, अब ये जो वाटर फेरस सल्फेट है और जो NO है, ये फेरस सल्फेट प्लस NO, ये हमें देगा नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ठीक है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट FeSO4.NO, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और एक ये जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है दैट इज अ ब्राउन कंपाउंड, एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है। अब ये होगी हमारी रिएक्शन। अब रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 3 तरह के नोट्स, और यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए अपनी बुक में भी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन फॉर्म होंगे और वो बोर्ड में आने वाले हैं। ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमारा फेरस सल्फेट यहाँ पे जो हमने यूज किया वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पुराना प्रिपेयर करा हुआ नहीं रखना, क्योंकि जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की, जो कि रिएक्शन नहीं हो पाएगी और उससे ब्राउन रिंग हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, नंबर 2 है कि ब्राउन रिंग ऑफ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट जो यहाँ पे हमारा बना है इज फॉर्म्ड एट द जंक्चर ऑफ 2 लिक्विड, मतलब जहाँ पे 2 लिक्विड्स मिल रहे हैं वहां पे हमारे पास ब्राउन रिंग बनेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमारा हैवियर है, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाता है
ठीक है। तो क्योंकि वो क्या कहते हैं, क्या है हमारा, हेवियर है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है और हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो ऊपर चल जाता है। ठीक है। और जो फेरस सल्फेट है वो सेंटर में रिंग रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जंक्चर पे वो मिलता है। लास्ट इज ब्राउन रिंग ऑफ नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जो हमारा बना है, दैट डिकम्पोजेस ऑन डिस्टर्बिंग द टेस्ट ट्यूब। अगर हम टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल भी हिलाएंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हीट थी इवॉल्व हुई थी वो अनस्टेबल है। ठीक है। इसलिए वो जो हीट इवॉल्व है वो अनस्टेबल, जो हमारी अनस्टेबल रिंग है उसे डिस्टर्ब कर देती है, इसलिए वो डिकम्पोज हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स के ऊपर हीट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इट इज द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, तो सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट्स का या एल्कली मेटल नाइट्रेट्स का बात करेंगे। सोडियम पोटेशियम या एल्कली के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, NaNO3 या पोटेशियम का क्या था, KNO3, इसको लिया तो इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें NaNO2 KNO2 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये क्या देता है, हमें ऑक्सीजन गैस को देता है। और अगर ये इसके पास एक बर्निंग ग्लोइंग स्प्लिंटर लाया जाए तो वो बर्स्ट होगा इनटू फ्लेम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद बात करें ऑल अदर नाइट्रेट्स एक्सेप्ट सिल्वर एंड मर्क्यूरी, सिल्वर और मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देंगे और साथ ही साथ हमारे को ऑक्सीजन मिलेगी। तो एग्जांपल ले लो कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 ट्वाइस, तो इसको हीट करने पे CaO का ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है। उसके बाद फिर जिंक नाइट्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ZnNO3 ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। वैसे ही लेड नाइट्रेट की ले लेते हैं तो PbNO3 ट्वाइस क्या देगी हीटिंग पे, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। वैसे ही एक क्लास ले लेते हैं कॉपर नाइट्रेट का। ठीक है। तो ये क्या देगा, CuO प्लस 4HNO मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। ठीक है। अब बात की थी हमने कि सारे मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट सिल्वर और मरकरी, मतलब Ag और Hg, ये दोनों के बिना। तो अब इसमें क्या होगा, ये दोनों क्यों नहीं यूज किए, तो बिकॉज ये कोरोसिव सॉल्ट्स हैं और ये डिकम्पोज होंगे मेटल्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, मतलब ये मेटल ऑक्साइड नहीं देगा, ये मेटल देगा। तो लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको हीट कराएंगे तो Ag सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2 बनेगा। वैसे ही मर्क्यूरिक नाइट्रेट अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हीट कराने पे मर्क्यूरी प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। अब लास्ट बात करेंगे, अगर अमोनियम नाइट्रेट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज NH4NO3, तो अगर अमोनियम को नाइट्रेट को करेंगे तो ये एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज होगा और कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे नाइट, ठीक है, ये बना NO2 वाला बना हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारे पास रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पे इसको इसकी हीटिंग पे हमें मिलेगी N2O गैस, N2O प्लस H2O, तो ये दो चीजें मिल रही हैं हमें। और N2O को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस।
And with this, we complete our chapter nitric acid. अगर किसी को भी कोई भी query है, please ask me in the comment section. I'll be sure to answer all your queries in the next video. Moreover, we are deciding, we are organizing, or you can say कि further planning कर रहे हैं हम लोग for a Q&A video. So if you have any questions to ask me, you can ask me in the comment section. I'll be sure to take your up in the my Q&A video. So I'll meet you guys in the next one. Till then, bye bye. Thanks for watching and please like, share and subscribe.